हेलो दोस्तों, आप लोगों का चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मेरा फर्स्ट लेक्चर जो अपलोड हुआ था आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़रूर मिले होंगे। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वेव की इक्वेशंस कैसे डेवलप की जाती है, क्या वेव्स होती हैं, वेव की इक्वेशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। और जितना हम लोगों ने अब तक कॉन्सेप्ट देखा है उसके बेसिस पे जो सवाल IITs ने, नीट ने पूछे हैं उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखा जाएगा। तो सबसे पहले जो वेव है उस पर एक बार नज़र कर लें, और जो पिछला लेक्चर है जो वीडियो में अपलोड किया हुआ है उसको एक बार देख लें। उसके बाद हम लोग अब जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम लोग इक्वेशंस के ऊपर बढ़ते हैं, और बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों ने अगर मैथ पढ़ी है तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई एक फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है y = fx। इस फंक्शन को, ये कुछ भी हो सकता है, fx कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को मालूम होगा y = x², 2x², x³ + 5x एट्सेट्रा एट्सेट्रा, sin x cos x, कुछ भी हो सकता है, कम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, बहुत सारी टर्म्स हो सकती हैं। तो y = fx को सपोज करिए आप जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये y = fx है, तो मान लीजिए मैं x में से कोई क्वांटिटी घटाता हूं, तब इसका शेप कैसे बनेगा या इसका हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए y = f, सेम फंक्शन है, यानी आप कह सकते हैं x - 5। तो सेम फंक्शन जो ऊपर वाला था fx, उसमें से अगर 5 लेस कर दिया जाएगा तो इस फंक्शन को हम लोग किस तरह से ड्रॉ करेंगे। आपको ध्यान दें, कई जगह ये काम आएगा, ग्राफ वगैरह के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत मदद करेगा ये। तब यही जो आपका fx इक्वेशंस जो बन रही थी ये 5 मीटर की दूरी पर बन जाएगी। ये यहाँ से फिर 5 मीटर की दूरी पर आपकी यानी शिफ्ट हो जाएगी, यानी 5 मीटर की दूरी पर यहाँ से बीचों बीच जो ये पोर्शन था ये आपका 5 मीटर शिफ्ट हो जाएगा। पहले देखिए ये पोर्शन यहाँ था, यही पोर्शन सेम अब 5 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया है। अगर इसमें से हम लोग कुछ ऐड करते हैं, सपोज करिए वही फंक्शन सेम y = f x + 5 कर दें, तो ध्यान रखिए जब ऐड किया जाता है तो जो ग्राफ है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अब इसका अगर ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो ये ग्राफ आपका 5 मीटर लेफ्ट साइड में खिसक आएगा, यानी इस तरीके से खिसक आएगा। ये कॉमन चीज़ है, मैथ वाले इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, बायो वालों को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत जगह आप बड़े आसानी से क्वेश्चन को इस मेथड से कर पाएंगे या इसके हेल्प से कर पाएंगे। अब मान लीजिए y = fx कोई भी इक्वेशन हो सकती है। सपोज करिए y = fx या y = आपको दे रखा है x², तो y = x² क्या ग्राफ है, y = x² आपका पैराबोला है। और अगर y = आपको x - 5 का होल स्क्वायर दे दिया जाए तब ग्राफ कैसे होगा। सिंपल, 5 मीटर या जो भी यूनिट हो आपकी, 5 सेंटीमीटर यूनिट है तो 5 सेंटीमीटर, अदरवाइज 5 मीटर, जितना भी हो 5 यूनिट वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी अब आपका जो ग्राफ था वही आपका ग्राफ इस समय फाइव मीटर खिसक जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ, जब भी आप किसी फंक्शन में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, लेफ्ट करते हैं तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, और अगर ऐड करते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए हम
चाहते हैं कि ये जो शिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं, कभी 5 रख रहे हैं, कभी 4 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर कुछ ऐसा रखें कि ये शिफ्टिंग का जो फंड है ये ऑटोमेटिक हो जाए। यानी मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर 5 ना रखूँ, एक ऐसी क्वांटिटी रख दूँ जो अपने आप बढ़ती रहे और हमारा ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट होता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा fx है और मैंने क्या किया है, fx में से मैंने vt घटाया, vt को लेस किया है। t यहाँ पे टाइम है, v स्पीड है। तो अब इसका मतलब ये जो vt क्वांटिटी होगी ये समय के साथ साथ अपने आप बदलेगी, क्योंकि समय तो रुका नहीं रहता है, समय तो अपने आप बढ़ता रहेगा। तो समय जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो भी होगी उसके टाइम्स बढ़ेगा, तो ये ग्राफ जो है आपका अपने आप समय के साथ साथ शिफ्ट होता रहेगा। यानी सपोज करिए जब t = 1 सेकेंड होगा घड़ी देख के, तो ये x माइनस और सपोज करिए v 5 है, तो 5 2 सेकेंड के बाद ये 10 हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद 15 हो जाएगा। यानी हमने vt रख के क्या किया है, एक ऑटोमेटिकली शिफ्टिंग कर दी। यानी अब हमको उस बार बार वैल्यू पुट नहीं करनी पड़ रही है कि हम 5 रख के 5 शिफ्ट करें या फिर 4 रख के 4 शिफ्ट करें, 10 रख के 10 शिफ्ट करें। हमने v एक कांस्टेंट सपोज करिए कि 5 या 3 या कुछ भी, और टाइम, तो टाइम्स t टाइम्स v हमने उस वहाँ पे रख दिया। समय हमारा बदलता जा रहा है, तो समय बदलने के साथ साथ v मल्टीप्लाइड बाई t ये भी बदलेगा और हमारा ग्राफ समय के साथ साथ पहले सेकंड पे हमारा ग्राफ यहाँ बनेगा, फिर और आगे शिफ्ट होगा, दूसरे सेकंड में हमारा ग्राफ यहाँ बना जाएगा, तीसरे सेकंड पे हमारा यह ग्राफ ऐसे आगे बन जाएगा। यानी ये t बराबर 1 पर हम ले सकते हैं, ये t बराबर 2 पर ले सकते हैं, ये t बराबर 3 पे ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी अब हमारी जो पल्स थी वो ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन में समय के साथ साथ शिफ्ट होती रहेगी। अब ये क्या है, यही आपका अब वेव बन जाएगी। कहने का मतलब अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई हैं तो आपको एक चीज़ केवल ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी वेव या कोई भी फंक्शन वेव का काम कब करेगी या वेव की इक्वेशन कब बन जाएगी, जब वो ax प्लस bt टाइप की हो। अगर कोई भी फंक्शन के अंदर ax प्लस bt टाइप का वो ग्राफ है या ax प्लस bt टाइप की इक्वेशन है, तो वो अपने आप वेव का काम करेगी। अब a यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, b कांस्टेंट हो सकता है, x वेरिएबल है और t टाइम है। अब ये चीज़ आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या y = 1/3x + 4t, क्या ये वेव है? बिल्कुल, भले ही ये अजीब टाइप की वेव हो, लेकिन वेव इक्वेशन है ये, तो ये वेव है। अगर आपसे पूछा जाएगा y = 1/2 + 5x + 9t, क्या ये वेव है? तो आप कहेंगे बिल्कुल वेव है। क्यों? और अगर इसका स्क्वायर भी कर देंगे आप तो भी ये वेव है। अगर आप कहते हैं sin 3x + 9t, क्या ये वेव है? तो बिल्कुल ये भी वेव की इक्वेशन है। अगर आप कहते हैं e⁻ 9x + 5t, क्या ये वेव है? ये भी वेव है। कहने का मतलब फ्रेंड्स बात इतनी सी है कि कोई भी इक्वेशन वेव का काम जब करेगी जब वो ax + bt टाइप के फंक्शन में रहेगी। अब ये भी वेव है, ये भी वेव है, कॉज हो साइन हो। अगर आपको ये भी दे दिया जाए y² = 4ax + 9t, क्या ये वेव है? बिल्कुल वेव है। क्यों? क्योंकि y = √4ax + 9t।
तो ये भी आपका ax प्लस बी टी टाइप का है, तो ये भी वेव है। हाँ, अगर वेव आपकी साइनोसोडियल है तो आप साइन या कोसाइन में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज वो किसी अजीबोगरीब शेप की हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर वो वेव है तो ax प्लस बी टी उसके अंदर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए, इसी इक्वेशन को ले लें, y इज इक्वल टू 1/3x² प्लस 4t, क्या ये वेव है? ax प्लस बी टी टाइप होना चाहिए, न कि स्क्वायर टाइप, तो ये वेव कतई नहीं है। या क्या साइन 9x² प्लस 5t³ क्या ये वेव है? ये बिल्कुल वेव नहीं है। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू √x² प्लस 9t, क्या ये वेव है? बिल्कुल वेव नहीं है। तो सिंपल सी बात आ गई कि कोई भी वेव इक्वेशन जब ही मानी जाएगी जब उसके अंदर या उसके पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट में, या आप कह सकते हैं वो ax प्लस बी टी टाइप का फंक्शन होगी। और ये जो ax प्लस बी टी है, ये ax प्लस बी टी जो आप देख रहे हैं, इसी को फेज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? फेज। तो इतनी चीज़ें जानने के बाद कि वेव इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको हम मानेंगे वेव और कैसे उसको वेव नहीं मानेंगे, इतनी जानकारी के बाद आप अब साइनोसोडियल वेव पे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में साइनोसोडियल वेव है, यानी वो वेव जो साइन और कोसाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। तो अब देखें, साइनोसोडियल जो हमारी वेव होगी वो साइन ax प्लस बी टी प्लस फाई इससे रिप्रेजेंट की जाएगी। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, किसी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ax प्लस बी टी, मैंने बताया कि अगर ax प्लस बी टी टाइप की कोई वेव है तो उसको हम लोग वेव मानेंगे, और फाई एक कांस्टेंट है। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये जो ax प्लस बी टी है, ये जो टर्म होती है इसको कहा जाता है फेज। ये कहा जाता है फेज। और ये जो आपका एक्स्ट्रा इसमें कांस्टेंट जुड़ जाता है इसको बोला जाता है फेज कांस्टेंट। फेज और फेज कांस्टेंट। और आपका ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, ये आपका एम्पलीट्यूड है। अब इसका तो ये ax प्लस बी टी टाइप का वेव, ये तो आप लोगों ने इसमें देखा, लेकिन आप लोगों को अपने जो किताबें हैं या जो आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें वेव किस तरीके से मिलती है? उसमें वेव मिलती है y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। फिर से मैं बता दूं आपको कि ये जो आपका क्वांटिटी है इसको बोला जाता है फेज, और ये क्वांटिटी होती है फेज कांस्टेंट। और ये एम्पलीट्यूड है, जैसा कि मैंने बताया आपको। ये जो k है, k को आप ध्यान रखेंगे, k को वेव नंबर बोला जाता है। वेव नंबर
और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा जो है आपकी वो है आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी अब हमको ये पता लग गया है कि हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है, वो वेव बन रही है और साइनोसोडियल वेव बन रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। अब मैं आपको बात बताऊं, इसका ग्राफ भी आपको पता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ग्राफ अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। साइन का ग्राफ आपको पता है। अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को बनाना चाहूँ, y इज इक्वल टू 5 साइन 3x माइनस 2 पाई टी, तो ये आपका एम्पलीट्यूड है, यानी यहाँ से यहाँ तक आप जो है एम्पलीट्यूड मानेंगे, यानी 5 लेंथ की मानेंगे, ये एम्पलीट्यूड है। और लैम्डा, जिसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, किसी एक पॉइंट से सिमिलर पॉइंट तक की दूरी होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि लैम्डा क्या है, लैम्डा इस पॉइंट से सिमिलर पॉइंट यहाँ से जहाँ से वेव अपने को फिर से रिपीट करे, ये डिस्टेंस आपकी लैम्डा है। या इस टॉप से हम ये टॉप ले लें, ये भी लैम्डा है। या फिर इस पॉइंट से ये पॉइंट ले लें, ये भी लैम्डा है। तो ये लैम्डा आपको पता लग गया कि ये सिमिलर पॉइंट जब रिपीट होता है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा बोलते हैं। अब अगर यही इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 5 साइन 3x माइनस 2 पाई टी प्लस अगर इसमें पाई बाई 3 ऐड कर देंगे, तो यही सेम इक्वेशन आपकी पीछे की साइड शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि कोई चीज़ ऐड जब की जाती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो थोड़ी सी पीछे की साइड शिफ्ट हो जाएगी, और अगर कोई चीज़ लेस की जाएगी तो आपका पूरा का पूरा ग्राफ राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और सबसे मुख्य बात, मैंने जो लास्ट लेक्चर है उसमें आपको फेज़ के बारे में बताया था। मैंने ये बताया था कि मीडियम के पार्टिकल SHM करते हैं, और जो मोशन करता है वो फेज मोशन करता है। यानी आप उस पार्टिकल को मोशन करते हुए देखते हैं। एक बार फिर से उस पर नज़र हम लोग कर सकते हैं कि आप उन पार्टिकल्स को देखते हैं जो पार्टिकल सेम फेज रखे हुए हैं। यानी इस समय आप जो जाते हुए देख रहे हैं, जो आपको मूविंग कंडीशन में नज़र आ रहा है, वो क्या है, वो उन पार्टिकल्स का ग्रुप है जो कांस्टेंट फेज मेंटेन किए हुए हैं। यानी एक पार्टिकल ऊपर आया, यानी उसका जो फेज है, थोड़ी देर बाद दूसरे का फेज उतना ही हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे का फेज उतना ही हो जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद चौथे का फेज उतना ही हो जा रहा है। यानी आपको ये मानना है कि अगर वेव कोई चल रही है और वेव जो है डिस्पर्सिव नहीं है, यानी एनर्जी लॉस नहीं कर रही है, वो उसका एम्पलीट्यूड डाउन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है उसके साथ, तो उसका फेज जो है वो कांस्टेंट रहता है। और फेज का मतलब हो गया ax प्लस बी टी प्लस जो भी उसके साथ कांस्टेंट है, वो पूरी की पूरी चीज़ कांस्टेंट रहती है, पूरी चीज़ कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द मोशन। यानी आप ये कह सकते हैं कि साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो वेव की इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसमें ये जो पूरा का पूरा फेज है, ये पूरा का पूरा फेज कांस्टेंट रहेगा। या फिर अगर फाइव को आप हटा दें तो पता ही है आपको, ऑलरेडी कांस्टेंट है, और इसलिए के एक्स माइनस ओमेगा टी ये कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा आपको माइंड में रखना है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी ये फेज को रिप्रेजेंट करता है, और किसी भी अगर इक्वेशन है या वेव है तो ये क्वांटिटी वहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पार्टिकल के लिए जो मोशन कर रहा है उसका फेज, वेव का फेज कांस्टेंट रहेगा। अब आगे देखते हैं इसमें।
अब आपको अगर इक्वेशन दे दी जाती है, सपोज करिए आपको इक्वेशन दे दी जाती है अब यहीं पर देख लेते हैं हम लोग इक्वेशंस के भी बारे में। अगर मान लीजिए आपको कहा जाता है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 9t और इसका पावर 1 बाई कर दिया जाए, तो ये क्या वेव है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये वेव है, और ये जो उसका फेज है ये कांस्टेंट है, यानी आप मान के चलेंगे कि 3x प्लस 9t इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 3dx प्लस 9dt इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास आ जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि ये जो आपका वेव है y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 9t, इसका फेज कांस्टेंट है। फेज आपको वैल्यू दिखाई दी गई है, और dx अपॉन dt ये फेज की वेलोसिटी निकली है, या फिर आप उसको वेव की भी वेलोसिटी कह सकते हैं। कहने का मतलब अगर जो फेज वैल्यू है, फेज वैल्यू को कांस्टेंट रख के डिफ्रेंशिएट करके आप ये देख सकते हैं कि वेव किस तरफ मोशन कर रही है। तो ये वेव -x डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मोशन कर रही है। आगे चलते हैं। अब देखें, अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5 साइन 9x माइनस 4t प्लस पाई बाई 3, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ, तो ये वेव है, साइनोसोडियल वेव है। आपको k की वैल्यू पता है 9 है, और ओमेगा की वैल्यू पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका फेज वैल्यू जो होगी, ये फेज वैल्यू जो है ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। यानी आप कह सकते हैं 9x माइनस 4t ये कांस्टेंट रहेगी, और आप कह सकते हैं 9dx अपॉन dt माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी dx अपॉन dt इज इक्वल टू आपका 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी ये वेव राइट डायरेक्शन में आपकी मोशन कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड से, 4/9 मीटर पर सेकेंड से। ये आपको ध्यान रखना है कैसे मैं कर रहा हूं। अगर आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 9 cos 4x प्लस 12t प्लस कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ये वेव आपको दिया जाए और पूछा जाए ये किधर जा रही है, क्या इसका मोशन है, स्पीड क्या है, और ये किस तरफ जा रही है, तो फिर से आपको इसको कांस्टेंट मानते हुए आपको डिफ्रेंशिएट करना है। 4x प्लस 12t इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो 4dx अपॉन dt प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो dx अपॉन dt आपका निकल जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेव इस समय लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही होगी। ये मेथड इतना अच्छा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर आपको दे दिया जाए y इज इक्वल टू 4 साइन -5x माइनस 4t, तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप डिफ्रेंशिएट फिर कर सकते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -5 dx अपॉन dt -4 इज इक्वल टू 0,
तो dx/dt आपके पास आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका -4/5 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी इक्वेशन आपकी वेव जो है वो लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रही होगी और स्पीड भी आपको पता लग गई। और इन जनरल आपको इक्वेशन जो दी जाती है वो दी जाती है किससे? इक्वेशन दी जाती है y = a sin kx ± ω t। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी ± ω/k निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक तरीका हुआ जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारी जो दी हुई वेलोसिटी है, दी हुई वेव है, वो किस डायरेक्शन में जा रही है और उसकी स्पीड क्या है। यही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको दी हुई वेव जो है वो साइनोसोडियल ही हो। आपको अगर इस तरह का भी वेव मिल जाता है कि y = 1/1 + 3x + 2t उसका होल स्क्वायर, तो ये जो ax + bt वाली टर्म है, पहले तो ये देखना है वेव है कि नहीं। वेव तो है ही है क्योंकि ax + bt दोनों सिंगल पावर में चल रही हैं, पूरे का स्क्वायर भी हो सकता है, तो ये वेव है। और ये जो क्वांटिटी ax + bt आप देख रहे हैं, ये क्वांटिटी हमेशा फेज बताती है और फेज कांस्टेंट रहता है। तो इसमें भी आप चाहते हैं तो ये किसी भी प्रकार की वेव हो, चाहे वो साइनोसोडियल है चाहे नहीं है, वियर्ड टाइप की अजीबोगरीब वेव है, लेकिन स्पीड आप निकाल सकते हैं 3x + 2t, यही फेज होगा और ये कांस्टेंट होगा। तो 3dx/dt -2 + 2 = 0 और dx/dt = -2/3 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो भी वेव होगी वो चाहे वो किसी पल्स में रहे, किसी अजीब तरीके की रहे, लेकिन जा रही होगी वो माइनस यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में और 2/3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये फ्रेंड्स एक छोटे से कॉन्सेप्ट हैं कि आप इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन जरूर देखेंगे और देखते हैं उसको कितना क्विकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो IITs ने पूछे हुए हैं और नीट में आने की संभावना है उन सबकी। ये क्वेश्चन देखें आप। A transverse sinusoidal wave move along a string in the positive x direction at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। आपको x डायरेक्शन में एक वेव बताया हुआ है और वेव जो है राइट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.5, लैम्डा = 0.5 है और एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर। अब ये पूछ रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर टाइम टी स्नैपशॉट ऑफ द वेव इज शोन इन फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर। जब पॉइंट पी की वेलोसिटी क्या होगी, जब उसका डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट ये 5 सेंटीमीटर का है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर वेव आगे की तरफ जा रही है तो आप उसमें क्या करें। सबसे आसान तरीका मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि आप उसमें कोई भी एक जानवर बैठाइए और उसको जो है दौड़ा दीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे सारे पार्टिकल आगे वाले इधर के सारे पार्टिकल अप डायरेक्शन में जाएंगे और पीछे के सारे पार्टिकल डाउन डायरेक्शन में जाएंगे। ध्यान रखिए, यही वेव अगर उल्टी डायरेक्शन में चलती तो आपको जो कैट या फिर जो भी आप एनिमल उसमें बैठा रहे हैं वो लेफ्ट डायरेक्शन में मोशन करवाते, तो फिर उसके माउथ साइड के मुंह साइड के पार्टिकल ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो इससे आपको पता लगता है कि कम से कम एक चीज़ तो कन्फर्म है कि पार्टिकल पी SHM करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जिस समय का इन्होंने स्नैपशॉट दिया है उस समय पार्टिकल पी अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। अब पहला ऑप्शन बता रहा है J, डायरेक्शन दे रहा है J। दूसरा ऑप्शन दे रहा है -J यानी नीचे की साइड, ये रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन दे रहा है I यानी पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पार्टिकल तो SHM कर रहा है, पार्टिकल
जब वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल तो वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, तो आई तो एकदम गलत हो गया और माइनस आई भी एकदम गलत हो गया। तो आपने देखा बिना सॉल्व किए किस तरीके से बड़े आसानी से आपने जवाब दे दिया। सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि पार्टिकल पी एसएचएम कर रहा है और एसएचएम करता हुआ पार्टिकल अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट पे होता है तो उसका इक्वेशन आप इस्तेमाल करते हैं v = ω √a² - x²। ये इक्वेशन आप इस्तेमाल करते हैं, इससे आप इसकी वैल्यू को एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन समय बचाना है और हम कितनी आसानी से कितनी क्विकली हम आंसर दे दें वही स्मार्टनेस है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको दिया हुआ है प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई y = a sin kx - ωt + phi। स्नैपशॉट इज एट t बराबर given in the figure. For this wave the phase phi is। आपको पता है कि ये इक्वेशन किसकी है? y = a sin kx - ωt की ये इक्वेशन बन गई। साइन का ग्राफ आपको मालूम है। अब इसमें कोई भी चीज़ अगर ऐड की जाएगी तो ग्राफ आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर कोई भी चीज़ अगर जोड़ी जाएगी तो ग्राफ लेफ्ट साइड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर कोई भी चीज़ घटाई जाएगी तो ग्राफ जो है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि यहाँ से पीछे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है। इतना, अगर इतना इसको पीछे कर दिया जाए तो हमारे को रिक्वायर्ड ग्राफ मिल जाएगा। यानी यही जो ग्राफ है उसको मैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पता है पाई वैल्यू होती है, तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। यानी तब जब शिफ्ट कर दूंगा मैं तो मेरा ग्राफ इस तरीके से आएगा। और कितना शिफ्ट करूँगा मैं? पाई के बराबर। तो पाई के बराबर मैंने शिफ्टिंग कर दिया। इसका मतलब इसकी इक्वेशन में ये जो फाई है ये पाई के बराबर हुआ होगा, और पाई ऐड करने से ग्राफ उतना पीछे हो गया है। अगर फाई ना होता तो ग्राफ ये वाला बनता, और अगर आपने उसमें फाई जोड़ा है, हाँ, अगर मान लीजिए आपको ये कह दिया गया होता कि आपको इस स्क्रीनशॉट जो है या स्नैपशॉट जो है वो इस तरीके से मिला है, ये है, तब फाई की वैल्यू क्या होगी? तब आपको पता है कि ग्राफ की शिफ्टिंग जो है केवल आधा हुआ है। यानी ग्राफ की शिफ्टिंग आपने पीछे की साइड यहाँ से किया है इतना, तो इसलिए तब आंसर होता है आपका π/2। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही ऑप्शन आपका सही है। एक और भी तरीका इसका ऐसे हो सकता है, दूसरा मेथड भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि y = a sin kx - ωt + phi। ये तो आपको इक्वेशन दे दी गई है, लेकिन जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ कैसा है? वो साइन का माइनस में ग्राफ है। यानी कि अगर आपका ग्राफ इस तरीके का है तो आप साइन में लिखते हैं, लेकिन ये साइन के ग्राफ को उसने उल्टा कर दिया है। यानी जो चीज़ आपकी ऊपर बननी चाहिए थी, ऐसे बनना चाहिए था, वो उसने नीचे कर दिया है। यानी इक्वेशन है क्या? y = a sin kx - ωt, और माइनस लगाएंगे आप यहाँ पर, इसलिए माइनस लगाएंगे क्योंकि ग्राफ उल्टा हो गया और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू पाई के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि साइन पाई + थीटा = -sin थीटा होता है। आगे भी क्वेश्चन और हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखें। अ ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन दिस, x and t are in meter and t in second. Which of the following is correct statement about the wave? Wave is propagating along positive axis with speed this। यानी उन्होंने बात किया है कि वेव की स्पीड क्या है और वेव किस डायरेक्शन में चल रही है। तो हमें पता है, सबसे अच्छा मेथड ये है कि हमें पता है कि ये हमारे पास जो फेज है इसका, यानी 50t + 2x, ये कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करें, 50t + 2x इसको कांस्टेंट रखें और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2dx/dt + 50 = 0, और dx/dt क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा -25
मीटर पर सेकेंड। यानी वेव आपकी जो जा रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। यानी आपका आंसर होना चाहिए विद निगेटिव प्रोपेगेटिंग अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका 2019 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और कितनी आसानी से आप लोगों ने इसको कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से एक बार आया है 1990 में। वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन 10 पाई एक्स प्लस 15 पाई टी प्लस पाई बाई 3। पूछा है एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट। फिर से वही बात पूछी है कि वेव किस तरफ जा रही है और वेवलेंथ क्या है। दो चीज़ें पूछी हुई हैं। तो आपको पता है कि जनरल इक्वेशन जो होती है, सबसे पहले तो स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा। ओवरऑल फेज जो है किसी भी वेव का वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो 10 पाई एक्स प्लस 15 पाई टी, आप जिसको फेज कहते हैं, फेज कांस्टेंट तो पहले से ही कांस्टेंट है। तो ये जो फेज है ये कांस्टेंट है, आपको पता है। आप इसमें पाई बाई 3 भी ऐड कर सकते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन भी 0 आ जाएगा। सो पाई बाई 3 या फाई आप लें चाहे ना लें, आपकी इच्छा है। अब डिफ्रेंशिएट करें तो 10 पाई डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 15 पाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास पाई से ये पाई कैंसिल होगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी आपका आ जाएगा माइनस 15/10 यानी कि माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वेव जो है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। और ध्यान रखें, निगेटिव एक्स डायरेक्शन तो आपने पता लगा लिया, लेकिन एक चीज़ और आपको पता करना है। निगेटिव एक्स डायरेक्शन में 1.5 भी आपने पता लगा लिया है, लेकिन ये ऑप्शन तो सही हो गया, वेव ट्रैवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी दिस, ये सही है। आगे एक ऑप्शन ये है कि वेव ट्रैवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन विद ए वेवलेंथ 0.2। तो वेवलेंथ आप देखें कि एक्स के जो बगल वाली क्वांटिटी होती है, यानी कि y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी में x के जो नेबर वाली क्वांटिटी है, जो जस्ट उसके बगल में जो उससे क्वांटिटी होती है वो k होती है। यानी ये पॉइंट आपका जो है ये 10 पाई, ये जो 10 पाई है ये है आपका k के बराबर, और k होता है आपका 2 पाई बाई लैम्डा। और पाई से ये पाई कैंसिल कर दीजिए और लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2, यानी वेवलेंथ 0.2 भी है। इसका मतलब वेव ट्रैवलिंग इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन विद ए वेवलेंथ 0.2, ये भी ऑप्शन आपका सही है और ये भी ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड, इसको आपने कितनी आसानी से कर लिया। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत महसूस हो सकती थी उसको आपने बड़े ही आसानी से, बड़े ही अच्छे ट्रिक से कर लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये 1999 का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t होल स्क्वायर प्लस 5 रिप्रेजेंट ए मूविंग पल्स। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कोई वेव है या मूविंग पल्स है या वेव है, वो वेव जब ही मानी जाएगी जब आप उसमें इक्वेशन में देख लें, श्योर हो जाएं, कंफर्म हो जाएं कि क्या उसके अंदर ax प्लस bt टाइप का है। तो ये देखने से ही श्योर लग रहा है कि ये ax प्लस bt टाइप का है। और जो ax प्लस bt का चाहे पावर क्यूब हो, चाहे वो साइन के अंदर हो, चाहे किसी में अंदर हो, वही फेज होता है। तो इसका मतलब जो फेज है इस पल्स का वो आपने लिख लिया 4x प्लस 5t। अब जब फेज है तो आपको पता है कि कोई भी वेव चलती है, वेव की स्पीड ही फेज की वेलोसिटी होती है या फेज की स्पीड होती है। और जब फेज कांस्टेंट है तो स्पीड आप फेज की निकाल सकते हैं। तो 4dx अपॉन dt प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका माइनस 1.25। यानी आपका जो पल्स है, जिस भी शेप का हो, आपका जो पल्स है वो पल्स माइनस 1.25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
अब ये कहे हैं कि इन 2 सेकेंड इट विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 2.5। तो अगर आप देख रहे हैं कि स्पीड आपने निकाल ली है 1.25 मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड में कितना जाएगा, इसका डबल यानी 2.5। यानी आपका पल्स जो है यानी वेव जो है वो 2 सेकेंड्स में 2.5 मीटर चलेगी, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में चलेगी। सो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16। यानी अब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो इक्वेशन को लिखें। अब ये थोड़ा सा मैथमेटिकल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5। ये क्वांटिटी मैंने आपको बताया है, ये है आपकी फेज। फेज कितना हो सकता है, क्या होता है फेज? फेज को आपको पता है कि वो फेज 0 से 2 पाई तक वेरी कर सकता है, बट पार्टिकल जब एंड पे होता है तब का फेज है। लेकिन ये तो कन्फर्म है ना कि कभी तो उसका फेज 0 भी तो होता होगा ज़रूर। कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी रस्सी का पार्टिकल हो, स्ट्रिंग का पार्टिकल हो, उसका फेज वेरी करता है और बदलता रहता है, और हर एक पार्टिकल का फेज अलग अलग होता है। लेकिन जो मोशन हमको करता है या जो मोशन करते हुए हमको दिखाई देता है वो कांस्टेंट फेज मेंटेन करने वाले पार्टिकल दिखाई देते हैं हमको। तो इस समय हमको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो हमको नीचे यानी जो डिनोमिनेटर है उसको कम से कम करना पड़ेगा, और कम से कम हम कब कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, जब हम फेज की वैल्यू को 0 रख दें। अब वैसे भी फेज का स्क्वायर बन रहा है, फेज का स्क्वायर रखने का मतलब कि कोई भी क्वांटिटी अगर हम लोग निगेटिव रखते हैं तो वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि 4x प्लस 5t जो फेज है उसको हम लोग 0 रख के डिनोमिनेटर को मिनिमम बना लें। जब डिनोमिनेटर को मिनिमम बना लेंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू पता लग जाएगी, यानी y मैक्स जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 0.8 बाई 5, दैट इज 0.16 मीटर। तो फ्रेंड्स ये सी ऑप्शन भी आपका इसमें करेक्ट है। आगे ये पूछे हैं कि इट इज़ ए सिमेट्रिकल पल्स। अब ये प्योरली आईआईटी का क्वेश्चन बन जाता है। अब इसमें नीट वालों को थोड़ा सा दिक्कत पेश आएगी। ये सिमेट्रिकल है कि नहीं सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल पल्स किसको कहते हैं? सिमेट्रिकल पल्स देखें आप, अगर मैं कोई सिमेट्रिकल पल्स खींचूं या ड्रॉ करूं तो आप सिमेट्रिकल पल्स इस तरीके से मान सकते हैं, जो दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो। यानी कि हम x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखें और चाहे उतनी ही x की निगेटिव वैल्यू रखें, y दोनों में सेम आएगा। अगर सिमेट्रिकल पल्स है तो ये कन्फर्म है कि चाहे हम उसमें x की जगह +5 रखें, चाहे x की जगह -5 रखें, y की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब तो सिमेट्रिकल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले तो t को 0 कर दें, क्योंकि हम सपोज करिए t बराबर 0 पर हम लोगों ने स्नैपशॉट लिया है। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाई 8x स्क्वायर, नहीं 16x स्क्वायर और +5, ये हमारा पल्स है। अब आप देखेंगे कि चाहे आप x उसमें पॉजिटिव रखिए और चाहे x की वैल्यू आप निगेटिव रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब आप x को 5 रखिए चाहे -5 रखिए, +2 रखिए चाहे -2 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, y की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब ये पल्स सिमेट्रिकल भी है। सो फ्रेंड्स इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट थे और बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई भी पार्ट मीन्स कि A, B, C या D नीट में रिपीट हो सकता है। इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोग बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर रहे हैं। खास तौर से आपने वेव को देखा, वेव के मोशन को देखा और उसके आधार पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे एक क्वेश्चन और है 1987 का, बहुत पुराना क्वेश्चन है और बड़ा अच्छी बात उसने पूछी है कि इसमें से कौन ऐसा है जो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना आसान सवाल पूछा है, और अगर आपने ये लेक्चर ना देखा होता तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आप देखिए कौन सा ऐसा इसमें A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें AX + BT टाइप का होगा उसमें वेव रिप्रेजेंट होगी। तो ये तो आप आगे चल के देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये वेव मोशन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन स्टैंडिंग वेव है। ये स्टैंडिंग वेव अभी मैंने नहीं बताया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो ये स्टैंडिंग वेव को बता रहा है।
तो अगर ट्रैवलिंग वेव की बात आएगी तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर केवल वेव की बात आएगी तो ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आगे देखेंगे। बाकी ये वेव को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है बी ऑप्शन, क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर के रिलेशन में है, यानी एक्स स्क्वायर में टी स्क्वायर आ रहा है, ना ही एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना ही टी स्क्वायर आना चाहिए। हाँ, ए एक्स प्लस बी टी पूरे का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, फोर्थ पावर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये क्वेश्चन सी, इसमें के एक्स प्लस ओमेगा टी आ रहा है, ये एक वेव होगी, क्यों? क्योंकि इसके पास के एक्स प्लस ओमेगा टी आपका एक्सप्रेशन, वेव का एक्सप्रेशन फॉलो हो रहा है, और इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस ये भी वेव को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसकी आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, फेज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछेगा ये कैसा वेव बनेगी, तो आप सबसे पहले कॉस का ग्राफ खींचिए, और कॉस का ग्राफ खींचिए, और कॉस का ग्राफ आपको पता है इस तरीके से होगा, ये कॉस का ग्राफ है, और कॉस स्क्वायर का ग्राफ जो होगा वो आपको पता है किस तरीके से होगा। और ये वेव जब आप डिफ्रेंशिएट करके जीरो करेंगे तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाती हुई आपको नजर आएगी, यानी ये वेव इस टाइप की वेव है, और इसमें से बाकी कोई भी वेव नहीं है। सो फ्रेंड्स, इसमें आज हम लोगों ने यही देखा कि किस तरीके के हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस जो वेव के इक्वेशन से केवल रिलेटेड हैं, केवल इक्वेशंस को देख के, वेव के मोशन को देख के, वेव की सकल सूरत को देख के हम लोग जितने प्रकार के क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं वो हम लोगों ने किया। तो इसके आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या फार्मूले हैं, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या ज़रूरी है आपके लिए, वो मैं सब आपको बताऊँगा। बने रहिए चैनल के साथ, और अगर आपको कोई सजेशन ऐसा लगता है कि जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, या फिर कोई हेल्प चाहिए, या फिर कुछ ऐसा चाहते हो आपकी कुछ टाइप के क्वेश्चन इसमें और ऐड किए जाएं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सो